Okay, so welcome back to the channel. This is शाहरुख सैफी. I am your sociology educator. तो बच्चों आज की ये जो वीडियो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में नहीं करा रहा और आप अच्छे से जानते हो कि आपका जो क्लास 12 का एग्जाम है उसमें अब ज्यादा टाइम नहीं रह गया. 26 अक्टूबर को स्पेशली जो दिल्ली के स्टूडेंट है उनका तो सोशियोलॉजी का प्री बोर्ड का एग्जाम है. बट डोंट वरी, हो जाएगा. क्यों? देखिए मैंने ऑलरेडी सारा सिलेबस रिवीजन मेंटी सारे कवर करा दिए और अब तो आपके केस स्टडी वाले क्वेश्चन भी स्टार्ट हो चुके हैं. तो इससे बड़ी बात आपके लिए क्या हो सकती है. तो बच्चों मैं आपके लिए कुछ ऐसी वीडियो भी लेके आता हूँ जिसमें मैं कोई पर्टिकुलर चैप्टर तो नहीं बल्कि उन सभी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको मैं कवर कराता हूँ. जैसे आज की इस वीडियो में आपके टर्म 1 के अंदर 4 लेसन आ रहे हैं. चैप्टर नंबर 2, 3, 5 एंड 6 इनमें से मैंने एक कुछ टॉपिक उठाए और उन्हें इंक्लूड किया. एग्जाम टाइप का सीरीज का नाम दिया और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. पहले हमने पढ़ा पूरा डिस्क्राइब करके, अब उसे हम कर रहे हैं एनालाइज करके. तो इससे बढ़िया लर्निंग आपके लिए क्या हो सकती है. तो पूरा ध्यान से देखना वीडियो, काफी अच्छा रहेगा आपके लिए. ठीक है, जो बच्चे नहीं जानते बच्चों, माय नेम इज शाहरुख सैफी और मैं इस चैनल पे आपको क्लास 11-12 की सोशियोलॉजी के साथ क्लास 11-12 के पॉलिटिकल भी कराता हूँ. आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं मेरी वीडियो. और if I'm talking about my education qualification, so I have completed my graduation in 2016. Also clear my B.Ed and C.Ted level 1 and level 2 both. और साथ ही now I am pursuing MA Honors Political Science from IGNOU University. ठीक है, सारा रेगुलर से रहा है. BA रेगुलर से करी, B.Ed रेगुलर से करी, C.Ted तो एलिजिबिलिटी टेस्ट था बट अब थोड़ा कॉरेस्पॉन्डेंस. ठीक है, और साथ ही बच्चों अगर आप मेरा अनलॉक करना चाहते हो फ्री कंटेंट ऐप पर तो आप जरूर कीजिएगा. बस सिंपली यूज दिस कोड. दिस इज माय यूजर नेम एंड दिस इज माय अनलॉकिंग कोड. तो आप इसे ध्यान रखिएगा, शाह07. और लिंक मेरे प्रोफाइल का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप जाइएगा, टैप कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और वहां पर फ्री कंटेंट आप देखिएगा. वहां पर भी मैं आपके लिए डिफरेंट टाइप का कंटेंट लेके आता रहता हूँ, स्पेशली 11-12 वाला. और बिल्कुल फ्री है बच्चों, कोई चार्जेस नहीं. और वन टाइम ये कोड यूज करना है, अनलॉक करने के लिए बार बार आपको नीड नहीं होगी और शेड्यूल हो जाती है वहां पे, अपने आप आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है. तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलेगा. ठीक है बच्चों, चलिए ये सभी फीचर आपको अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस में मिलेंगे जहां पर आप लाइव रियल टाइम में इंटरेक्शन कर सकते हो, चैट्स कर सकते हो, आस्क का क्वेश्चन टैब यूज कर सकते हो, लाइव कॉल कर सकते हो, लीडरशिप बोर्ड मेंटी क्विज जैसा उसमें भी लीडरशिप होता है और मैं करवाता भी हूँ बच्चों को. तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है. जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ. ठीक है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बच्चों जहां पर आपको लॉट्स ऑफ फीचर्स लाइक घर बैठे लर्निंग, एग्जॉस्टिव कवरेज सिलेबस का, टॉप एजुकेटर के थ्रू आपकी स्टडी, अनलिमिटेड एक्सेस ऑल कोर्सेज का, रेगुलर डाउट सेशन, मेंटोरशिप, स्टडी मटेरियल वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में, प्रैक्टिस लाइव और बैच कोर्सेज, इतने सारे फीचर वो भी काफी मिनिमल. यानी कि आप कोई भी प्लान लीजिएगा, आपको लाइक 12 मंथ का आपने परचेज किया 100-250 इसकी 1250 इसकी फीस पर मंथ की है तो 10% यहाँ पर आप लेस कर दोगे ओवरऑल. ठीक है, कोर्स का जैसे 15,000 है, आपने 10% लेस कर दिया तो जो डिस्काउंट आया उसके हिसाब से आपका चलता है. वहीं अगर आप स्पेशल क्लासेस की जगह जैसे आइकॉनिक क्लास लेना चाहते हो, 1-to-1 सेशन आप बैच के साथ नहीं पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर आपके लाइव डाउट सॉल्व किए जाते हैं. वीकली रिपोर्ट, पेरेंट्स कनेक्टिविटी, स्टडी प्लान सभी चीज अवेलेबल होती है. ठीक है, और इनकी प्राइसिंग की बात करें तो 24 मंथ से लेकर 3 मंथ सभी अवेलेबल है आपके लिए. और 10% का जो डिस्काउंट है वो यहाँ पर भी इंस्टेंट आपको मिल जाएगा. तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन एट प्लस 10% ऑफ. यूज दिस कोड एंड ग्रैब योर अपॉर्चुनिटी और कीजिएगा अपनी स्टडी को एक नेक्स्ट लेवल की, जहां पर आपको टॉप एजुकेटर डिफरेंट टाइप के सिलेबस कवर करवाते हैं, इतने सारे आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करा के. और एक अच्छी बात, अनअकैडमी पे आप कोई भी जो भी मॉक टेस्ट होता है, स्कॉलरशिप होती है जो आपके लिए निकाली जाती है, वो आराम से दे सकते हो. सिंपली यूज दिस कोड ओनली वन टाइम. जब जब टेस्ट होगा आप यूज कीजिएगा, आप फ्री में अटेंड कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करें बच्चों आज की इस क्लास को. तो देखिए, तो सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर 2 का एक मैंने टॉपिक उठाया जिसका नाम है दी डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी. इसमें बच्चों मैं आपको डेमोग्राफी के बारे में बताऊंगा, व्हाट इज डेमोग्राफी, और साथ ही इसमें एक थ्योरी बताऊंगा. थ्योरी भी तो है इसके अंदर. थ्योरी किसकी? मोल्थस की. तो ऐसे हमारे आगे टॉपिक चलते रहेंगे और लेसन वाइज मैं आपको टॉपिक बता दूंगा. ठीक है, तो स्टार्टिंग में अभी यहाँ से शुरुआत करें, आगे देखना इसी वीडियो में आपको दो और भी टॉपिक देखने को मिलेंगे. तो 10 नंबर के हर एक लेसन है, सबको इंपॉर्टेंस देनी है हमें. ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले डेमोग्राफी के साथ. तो
अगर चैप्टर नंबर हमारा सेकंड है, इंडियन सोसाइटी के बारे में आप पढ़ रहे हो, तो उसकी डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। तो नाउ क्वेश्चन इज कि सर व्हाट इज डेमोग्राफी? सो सिंपल, सो सिंपल, अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। जी हाँ, एक होता है स्टडी, एक होता है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक के अंदर हम एक रूल को फॉलो करते हैं, उस रूल को फॉलो करते हैं, उसका एनालाइज करते हैं, उसे डिस्क्राइब करते हैं, उसे देखते हैं, परखते हैं। तो पॉपुलेशन इतनी बड़ी है इंडिया की, तो उसकी स्टडी ऐसे उठा के तो हो नहीं जाएगी, तो एक सिस्टमैटिक तरीके से तो हम यूज करते हैं डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर का, डेमोग्राफिक डेटा का। अब ये डेटा सर किस टाइप का होता है? देखिए, एग्जामिनर आपसे सबसे पहले ये भी पूछ सकता है कि इस वर्ड की जो ओरिजिन थी, उत्पत्ति जो थी, वो किस भाषा से हुई, किस लैंग्वेज से हुई। तो बच्चों, इसकी जो थी वो लैटिन लैंग्वेज हुई थी। लैटिन में इसका जो वर्ड था वो था एक डेमोस और एक ग्राफिन। जब इसे इंक्लूड किया गया, जोड़ा गया, तो इसका मीनिंग निकल के आया डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल, लोगों के बारे में जानना। तो डेमोग्राफी डायरेक्ट कोरिलेट करती है किसके साथ? पॉपुलेशन के साथ। Who is population? We are population. तो इन डेमोग्राफी बच्चों, वी बेसिकली स्टडी द ट्रेंड्स एंड प्रोसेस एसोसिएटेड विद पॉपुलेशन। तो डेमोग्राफी के अंदर स्पेशली हम पढ़ते हैं किसके बारे में? ट्रेंड्स के बारे में और प्रोसेस के बारे में, जो कि कनेक्टेड है हमसे। तो सर वो ट्रेंड्स और प्रोसेस है क्या, वो बताइए। ठीक है, लीजिए। लाइक आप जानते हो कि भैया पॉपुलेशन है, स्टेबल तो नहीं है हमारी पॉपुलेशन, उसके अंदर चेंजेस आता रहता है, कभी ज्यादा कभी कम। जैसे अभी कोविड-19 के इस पीरियड में मतलब लॉट्स ऑफ पीपल उनकी डेथ हुई, तो पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं कमी तो देखने को मिलेगी, तो साइज में थोड़ी कमी आई। और समटाइम क्या होता है कि जब बेबी ज्यादा पैदा होने लग जाते हैं, बर्थ ज्यादा होता है, तो चेंज ज्यादा बढ़ जाता है। अगर डेटा के अकॉर्डिंग समझाओ सर, तो 2000 में बच्चों, 2011 में बच्चों, और 2021 में, 2021 में ये पॉपुलेशन 121 करोड़, 111 करोड़, अब 135 से भी प्लस जा रही है। तो ये चेंजेस नहीं देख रहा अपने को, दिख रहा है ना कितना ज्यादा ज्यादा चेंजेस हो रहा है। तो कुछ तो कमी है। और मैक्सिमम पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन ग्रोथ किसी भी कंट्री के लिए सही नहीं होती, क्योंकि यार रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन काफी मुश्किल हो जाता है और गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस काफी नए नए आ जाते हैं, लोगों का सर्वाइव होना मुश्किल हो जाता है, कंपटीशन हाई हो जाता है। सब रीजन आप जानते हो अच्छे तरीके से, इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हो। तो बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। माइग्रेशन से भी क्या होता है, कुछ लोग बाहर से हमारे देश में आते हैं, तो काउंट करना पड़ता है उन्हें जब नागरिकता सिटीजनशिप लेते हैं। कुछ लोग यहाँ से माइग्रेट होकर दूसरी कंट्री चले आते हैं, तो तब भी चेंजेस देखने को मिलता है, आया तब भी चेंज, गया तब भी चेंज। उसी तरह बच्चों स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन भी काफी मैटर करता है। लाइक सेक्स रेशियो, कि भैया मेल्स कितनी है, फीमेल्स कितनी है, पर 1000 मेल पर कितनी फीमेल्स है। तो ये सब क्या है, डेमोग्राफी के ट्रेंड्स है और प्रोसेस है, जो कि पॉपुलेशन के साथ कनेक्टेड है। होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो सिंपल, कोई बड़ी इसमें बड़ी बात नहीं, ठीक है, बहुत बार मैंने आपको बताया। इसके टाइप्स भी होते हैं, एक है फॉर्मल और एक है सोशल। तो भैया फॉर्मल जो बात करती है वो क्वांटिटेटिव डेटा के ऊपर बात करें, नंबरिंग्स में बात करती है, कितने डेथ हुई, कितनी ये हुई, कितने माइग्रेट हुए, पीपल्स के बारे में, हाउ मेनी पीपल्स। सोशली क्या बोलते हैं, वो उनके एस्पेक्ट से, कौन कौन से, एक सोशल, एक इकोनॉमिक, एक पॉलिटिकल, इन एस्पेक्ट से जुड़ी डेमोग्राफिक डेटा कलेक्ट करती है। दोनों ही एस्पेक्ट में वो काम करती है, एक नंबरिंग में और दूसरा लोगों के एस्पेक्ट में, उनके जीवन में, उनके जीवन की राजनीतिक, उनके जीवन की आर्थिक, उनके जीवन की सामाजिक स्थिति, उन सभी के बारे में हमारा डेटा कलेक्ट किया जाता है कि लिटरेसी कितनी है, कितना लोग पढ़े लिखे हैं, कितना लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो आते हैं, कितना ज़्यादा आते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी, ठीक है। तो ये तो हो गया डेमोग्राफी के बारे में छोटा सा टॉपिक और छोटी सी अंडरस्टैंडिंग आपको लेकर। अब मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा था वो था द मोल्थियस स्टोरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो भैया एक जाने माने सोशलिस्ट है, और ये और भी है, बताता हूँ। थॉमस रॉबर्ट मोल्थस, इनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ को दी गई थ्योरी थी वो बहुत फेमस हुई थी। इवन जब इन्होंने थ्योरी दी थी तो इनके कुछ समय तक इसे हकीकत मान लिया गया था, सच मान लिया गया था। बट आफ्टर सम टाइम जब इनका क्रिटिसाइज किया गया, तो हुआ क्या कि मतलब नेगलेक्ट कर दिया कि आपकी थ्योरी ना सही है। बट ऐसा नहीं था कि इंस्टेंटली मान लिया, थोड़े टाइम बाद माना था ना। ओके, तो भैया थॉमस रॉबर्ट मोल्थस, तो जब भी आप किसी की थ्योरी पढ़ते हो तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कौन थे। इनका ये पूरा नाम है, ये इनका बर्थ है और ये इनकी डेथ है। अब ये थे कौन? तो अमंग द मोस्ट फेमस थ्योरी ऑफ डेमोग्राफी, आप जानते हो कि डेमोग्राफी को लेकर बहुत सारी थ्योरी है, तो इज द वन ऑफ एसोसिएट विद, वो जुड़ी हुई थी एक इंसान के साथ, इनमें से एक इंसान के साथ भी जुड़ी थी, जो कि इंग्लिश पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स थे, इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, जिनका नाम था थॉमस रॉबर्ट मोल्थस।
क्लियर। तो ही वॉज एन इंग्लिश पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स जो कि वर्क करते थे एज अ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक एट द ट्रेनिंग सेंटर। कहाँ पर रिक्रूटमेंट की, किसकी, इंडियन सिविल सर्विस। तो इंडियन सिविल सर्विस में ट्रेनिंग सेंटर में ये काम करते थे। तो ये ऑफिसर थे रिक्रूटेड वाले। ओ बड़ी बात है भाई, बड़ी बात। तो मोल्थस ने बच्चों अपनी ये जो थ्योरी दी थी वो एस ऑन पॉपुलेशन में दी थी, जो कि 1788 में लिखी गई थी एज पर यूर एनसीईआरटी। इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी पॉपुलेशन ग्रोथ को लेके। अब वो थ्योरी जो थी ना वो पेस्टिमिस्टिक थी, यानी निराशावादी थी। वो क्यों थी उसे जानने के लिए हम उनकी थ्योरी को पहले पढ़ेंगे, और निराशावादी क्यों थी, इनके सजेशन भी इन्होंने दिए थे, और इनको क्रिटिसाइज कैसे किया गया था, इन तीनों लेवल से गुजरेंगे। यहाँ तक क्लियर। तो मोल्थस ने अपनी थ्योरी एस पॉपुलेशन में दी 1788 में, और इनकी ये थ्योरी एक पेस्टिमिस्टिक थी, यानी कि निराशावादी, नेगेटिव थी। अब वो क्यों थी उसको पहले जान। तो ध्यान रखना बच्चों, कुछ वर्ड्स आएंगे उनको आइडेंटिफाई कर लो, कोई बड़ी बात नहीं। थॉमस रॉबर्ट मोल्थस ने, थॉमस द मोल्थस थ्योरी ऑफ द पॉपुलेशन इज द थ्योरी ऑफ द एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन एंड अर्थमेटिक फूड सप्लाई ग्रोथ। तो द थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय थॉमस रॉबर्ट मोल्थस। तो ये जो था एक छोटा सा इंट्रो इनकी थ्योरी का। अभी थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ, उससे जल्दी समझ आएगा। तो वो बिलीव करते थे द बैलेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फूड सप्लाई। तो यानी पॉपुलेशन जितनी उतना ही फूड सप्लाई, तो लोग अपनी नीड्स को पूरा कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने प्रिवेंटिव एंड पॉजिटिव चेक्स दिए थे। अब उस वो बैलेंस में क्यों लाना चाहते थे, क्योंकि उससे पहले वो कुछ रीजन देते थे। वो रीजन क्या था, ये था रीजन। तो भैया ये तो सेम हो गया। तो भैया थॉमस रॉबर्ट वॉल्टर्स द्वारा दो थ्योरी दी गई थी। इनमें था, पहला जो था वो थी पॉपुलेशन राइज को लेके, जनसंख्या बढ़ावा को लेके, वो जो थी वो थी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। जो अब इसको ध्यान से समझ लो, ये थ्योरी कंप्लीट है। बच्चा इसमें एग्जाम में कंफ्यूजन करता है। मैंने इसके एमसीक्यू भी आपके लिए रखे ताकि आप इजी से समझ सको कि कौन से क्वेश्चन आएंगे इसी थ्योरी से रिलेटेड। तो पॉपुलेशन राइज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो कहते थे कि भैया एक तो है एग्रीकल्चर फील्ड और एक है पॉपुलेशन। तो वो कहते थे कि जिस स्पीड से पॉपुलेशन के अंदर ग्रोथ हो रही है ना, उस स्पीड से जो ग्रोथ होनी चाहिए वो एग्रीकल्चर में होनी चाहिए थी। और जिस स्पीड से एग्रीकल्चर में ग्रोथ देखने को मिली है, उस स्पीड से पॉपुलेशन में ग्रोथ होनी चाहिए थी। तो इससे होता क्या, ये जो बैलेंस है ना वो इक्वल हो जाता, बैलेंस हो जाता। ये जो चीज है वो बैलेंस हो जाती पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर में, बट ऐसा नहीं हो पाया। और इसी के कारण उनकी ये जो थ्योरी थी वो पेस्टिमिस्टिक थी, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया था कि जब तक पॉपुलेशन ग्रोथ हाई रहेगी एग्रीकल्चर ग्रोथ से, तब तक जो ह्यूमंस है वो पॉवर्टी में जीता रहेगा। बिल्कुल। तो अब ये पॉपुलेशन जो राइज है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कैसे बढ़ता है, तो बढ़ता ऐसे जैसे एक कैटेगरी 0.2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर ये कॉन्टिन्यूस रहेगा 34, 32, 64 आगे भी। तो ये जो ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है बच्चों, ये जो पॉपुलेशन में देखने को मिल रही है, जो कि ज्योमेट्रिक है। यानी यहाँ पर डबल, फिर उसका भी डबल, फिर उसका डबल, तो यानी 2x, 4x, 8x, 16, 32, तो इतना ज्यादा डिफरेंट हो रहा है। तो इसलिए ये जो ग्रोथ है ये पॉपुलेशन के अंदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो रही है। ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर के अंदर, उस प्रोडक्शन के अंदर, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो रही है। अर्थमेटिक का मतलब जैसे ये देखिए कि यहाँ पर ग्रोथ जो हो तो रही है बट नॉमिनल है काफी, भाई यहाँ पे 2 का ही डिफरेंट है। और वहां पर क्या हो रहा था, और वहां पे भैया 2, फिर 4, ओह फिर 8, फिर 16, फिर 32, 64। अब यहाँ पर 2 से 4 बढ़ रही, फिर 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 12। तो ये जो स्पीड हो रही है इसकी, इसमें अंदर से 2 का ही डिफरेंट है, कुछ आगे ही नहीं बढ़ रहा, नॉमिनल है ऑटोमेटिक तरीके से। तो पॉइंट टू बी नोटेड, ये याद रखना। तो अर्थमेटिकल में बच्चों एग्रीकल्चर और ज्योमेट्रिक में पॉपुलेशन, लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर मोल्थस कहते थे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होना चाहिए 2, 4, 8, 16, लेकिन वो नहीं हो रहा था। और एग्रीकल्चर के अंदर बच्चों, और एग्रीकल्चर के अंदर, और माफ कीजिए पॉपुलेशन के अंदर ये अर्थमेटिक वाला ग्रोथ होना चाहिए कि पॉपुलेशन 2, फिर 4, 6, 8 ऐसे, लेकिन पॉपुलेशन तो भैया अंधाधुंध बढ़ रही। तो इस वजह से जो बैलेंस है ना हो नहीं पा रहा इन दोनों के बीच में बैलेंस। और दैट्स वाई कि मोल्थस कहते हैं कि भैया ह्यूमन जो है ना हमेशा नीचे रहेगा, क्योंकि यार पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि जो ये रिसोर्सेज है ना लोगों के बीच में इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहे। और दैट इज वाई कि कंपटीशन हाई है,
फिर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, फैसिलिटीज़ नहीं है, अनएजुकेटेड है, पॉवर्टी लाइन में रहेंगे। तो इसमें बैलेंस लाने के लिए वो चाहते थे कि पॉपुलेशन को किसी भी तरीके से कंट्रोल में लाना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाने के लिए क्या किया, उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाने के लिए क्या किया बच्चे, उन्होंने कुछ सजेशंस दिए। अब हम उन्हीं सजेशन के बारे में बात करेंगे और आपको ये लगेगा कि यार कितने अजीबोगरीब सजेशंस है पॉपुलेशन कंट्रोल करने को लेकर, और दैट इज वाई कि इनको क्रिटिसाइज भी किया गया था, और इसी वजह से इनकी जो थ्योरी थी वो नेगेटिव थी, मतलब पेसिमिस्टिक थी। चलिए, बात तो होप्स हो कि आपको समझ आ गया। अर्थमेटिक के अंदर एग्रीकल्चर फील्ड और पॉपुलेशन के अंदर बच्चों ज्योमेट्रिक फील्ड, बस शफल होना था, ये चीज अपना ठीक हो जाती। तो सजेशन क्या देते हैं वो देख लीजिएगा। सजेशन ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल, सजेशन ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल। तो भैया एक है प्रिवेंटिव और दूसरा है पॉजिटिव। प्रिवेंटिव में वो कहते हैं कि भैया अगर आप पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहते हो तो भैया आपको अर्ली एज में मैरिज नहीं करनी चाहिए। अर्ली एज में मैरिज का मतलब है कि बच्चे जल्दी पैदा होंगे। अगर आप अपनी मैरिज को पोस्टपोन करते हो तो ऑब्वियसली आपको गैप मिलेगा, गैप में वो बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो पॉपुलेशन कंट्रोल में लाई जा सकती है। सेक्सुअल एविडेंस, इट्स मीन कि जो रिलेशन है लड़का और लड़की के बीच, मेल और फीमेल के बीच में, पति और पत्नी के बीच, उसमें ना कंट्रोल करने के डिजायर है, इच्छाएं हैं। अगर वो चाहे कि इन इच्छाओं पर कंट्रोल रखे अपनी सेक्सुअल रिलेशन पे, तब भी भैया बेबी पैदा नहीं होगा। बेबी पैदा ना होने का मतलब है कि पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगी। उसी तरह तीसरा वो देते थे ब्रह्मचार्य बन जाओ, सेलिब्रेसी बन जाओ, भैया त्याग दो, ना शादी करो ना कुछ करो, ऐसा ना रिलेशन बनाओ सेक्सुअल। तो इससे भी क्या है कि भैया पैदा नहीं आएंगे बच्चे, तो होगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाए। तो ये इनके प्रिवेंटिव चेक से रिलेटेड कुछ सजेशंस थे। ऑन द अदर साइड वो पॉजिटिव चेक्स के अंदर कुछ नेचुरल डिजास्टर बताते हैं। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा नेचुरल डिजास्टर के बारे में। वो कहते हैं कि फेमाइन, एपेडेमिक, अर्थक्वेक, फ्लडिंग, इनकी वजह से भी ना लोगों की डेथ होती है। आज कोविड-19 चल रहा है, पैडेमिक चल रहा है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है, कितने लोग जाने अनजाने में चले गए, ठीक है, बिल्कुल ठीक थे लेकिन चले गए, तो पॉपुलेशन में डिक्रीज हुआ है नहीं हुआ, हुआ पॉपुलेशन में। तो वो कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे, बाढ़ आती है लोगों की डेथ हो, भूकंप में लोग मर जाते हैं, तो वो ऐसे एग्जाम्पल देते थे। ऐसे उन्होंने सजेशंस दिए पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाने के, तो इससे पॉपुलेशन कम होगी तो वो इक्वल हो जाएगा, जो पावर है वो इक्वल हो जाएगा, समझे। तो ये प्रिवेंटिव और ये पॉजिटिव था, ठीक है, इसलिए इनकी थ्योरी को ना पेस्टिमिस्टिक कहा जाता है। वो पूछेगा ना कैसी थी, ऑप्टिमिस्टिक थी, पेस्टिमिस्टिक थी, तो आपको बताना पड़ेगा ये वाली। क्लियर। चलिए आगे देखिए, यहां तक इनकी बात नहीं रुकती, अब इनकी थ्योरी की थोड़ा क्रिटिसाइज भी किया जाएगा। अब पूछ लेता है एग्जामिनर किन के थ्रू क्रिटिसाइज किया गया था, तो भैया जो लिबरल्स थे, जो मार्क्सिस्ट थे, इनके द्वारा। स्कॉलर, आप भी स्कॉलर हो, तो उन्होंने कहा था कि ये जो पॉवर्टी है ना, वो पॉपुलेशन ग्रोथ की प्रॉब्लम नहीं है, पॉपुलेशन ग्रोथ की प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्चुअल जो पॉपुलेशन की ग्रोथ का जो रीजन है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज रादर देन बाय पॉपुलेशन ग्रोथ। तो वो कहते थे कि ये जो अनइक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है ना इकोनॉमिक रिसोर्सेज का, वो सही तरीके से नहीं हुआ, यानी रिच को ज्यादा मिल गया, पुअर को कम मिल गया। इस वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है, क्योंकि जो गरीब है वो ज्यादा होते जा रहे हैं, ज्यादा होने की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। वो ये ऐसे तरीके से रीजन देते हैं, और इनकी थ्योरी इस वजह से गलत भी साबित हुई थी, ठीक है ना। तो while the vast majority of the people were forced to live in poverty, population growth is increased number of the individual in a population, ठीक है, माफ कीजिए। तो इस वजह से इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। तो ये समझ आया बच्चों, क्योंकि यार बहुत सारे ऐसे जने जो अपनी लग्जरी लाइफ जीते हैं वो माइनॉरिटी में होते हैं, यानी माइनॉरिटी मतलब कम होते हैं, लाइक अमीर कैटेगरी की बात हो रही है, तो वो यार इतना उनके पास होता है कि आराम से उनकी आने वाली जनरेशन में जी जाती है। बट ऑन द अदर साइड जो पुअर है उनके अंदर यार फैमिली भी ज़्यादा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो दैट्स वाई कि यार वो अवेयर नहीं रह पाते, अपनी लाइफ को सर्वाइवल में लगा देते हैं, अर्ली एज में काम करने लग जाते हैं ताकि लाइफ थोड़ी ठीक तरीके से चल सके। इतना उनका डिज़ायर भी नहीं होता जितना रिच क्लास का होता है, बट ये है कि बस चल जाए, रोटी कपड़ा मकान और कुछ बेसिक सुविधाएं, ठीक है। चलिए, ये तक क्रिटिसाइज हो सके बच्चों, आपको दी डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या होता है और मोल्टेस थ्योरी पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर दी गई वो क्या होती है अच्छे से समझ आ चुके हैं। और एक चीज आता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ आखिरकार होती है, इसके रीजन क्या है। तो भैया पॉपुलेशन जो ग्रोथ है इसका मीनिंग होता है कि इंडिविजुअल जो है उसमें कॉन्टिन्यूस ग्रोथ हो रही है।
तो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, बिल्कुल इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, लोगों की संख्या बढ़ना पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, ठीक है। 2021 में 2011 के अंदर हम 121 करोड़ थे, अब 135 हो गए, तो कम से कम हमने 15 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन को और बढ़ा लिया, और कहा जाता है 2050 तक हम तो भैया पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 यानी चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे, और ये पॉसिबल है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, जैसे इस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन चल रही है। इसके रीजन क्या है, व्हाट आर द मेन रीजन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ? तो भैया रीजन है कुछ, लाइक लोगों का ओल्ड कल्चर आइडिया, अपने कल्चर को अडॉप्ट करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन गलत कल्चर को लेके चलोगे तो ये सही नहीं है। टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस आना जरूरी है। अब जब लोग मानते ही नहीं है गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है कि पॉपुलेशन कंट्रोल में करो, अब वो नहीं फॉलो कर रहे, तो अब इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है? गवर्नमेंट क्या कर सकती है जब लोग पॉपुलेशन कंट्रोल को एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं समझते, बस वो तो पैदा करने में लगे। तो लोगों के जो ख्याल आता है ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। जल्दी शादी करना सीधा डायरेक्ट रिलेशन है पॉपुलेशन ग्रोथ में। पॉवर्टी पॉवर्टी की वजह से लोग अवेयर नहीं रह पाते, दैट्स वाई कि उनका गवर्नमेंट उनके लिए क्या काम कर रही है, अर्ली एज में वो काम करने बैठ जाते हैं, सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। इलीगल माइग्रेंट किसी भी कंट्री के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो आते हैं अवैध तरीके से रहने लग जाते हैं देश में, और नकली आईडी बना लेते हैं, आइडेंटिटी बना लेते हैं, और दैट्स वाई वो आराम से पार्ट बन जाते हैं। तो ये भी एक पॉपुलेशन ग्रोथ का एक रीजन। और इलिटरेसी सबसे बड़ा पार्ट है। एजुकेशन की वजह से लोगों को बहुत सारे राइट्स पता चलते हैं, विदाउट एजुकेशन बंदा इधर का उधर का रह जाता है। तो दैट्स वाई कि भैया पॉपुलेशन ग्रोथ के कुछ रीजन है 5, होप यू लाइक दिस। आप भी और ऐड कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये चीजें थी बच्चों, तो ये था ओवरऑल पॉपुलेशन के बारे में चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड टॉपिक। आगे भी थे लेकिन मैंने इनको मेन पिक किया आपके लिए, ठीक है। इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू भी देख लेते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की, थॉमस रॉबर्ट मोल्थस मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटिंग वॉज टाइटल, जो उन्होंने लिखा था वो टाइटल का क्या नाम था? एन एस्से ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन एंड फूड ग्रोथ, एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ, द लिमिटेशन ऑफ मैन। ठीक है, तो भैया ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने 1788 में एक टाइटल लिखा था एन एस्से ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, उसी के ऊपर उन्होंने बात रखी। पॉजिटिव चेक्स का एग्जांपल पूछा गया है जिसके अंदर इंक्लूडेड होता है वेलफेयर, फेमाइन, डिजीजेज या ऑल आंसर आर करेक्ट। तो पॉजिटिव का जब आता है तो डिजीजेज, महामारियां, ठीक है, फेमाइन, तो माफ कीजिएगा फेमिन, वॉरफेयर, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर, माफ कीजिएगा थोड़ा ध्यान से दिया, तो ऑप्शन नंबर या डी आएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आएगा। और ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव किया है एग्जाम। प्रिवेंटिव का भी आपसे पूछेगा बच्चों, वॉरफेयर, फेमिन या अर्थक्वेक, तो सेलिबेसी होता है ब्रह्मचार्य बनना। तो अगर लोग शादी नहीं करेंगे तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, बच्चे पैदा नहीं होंगे तो कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो ये प्रिवेंटिव चेक्स का एग्जांपल है। उसी तरह द ऑथर ऑफ द एस्टोन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इज मोल्थस के द्वारा, जेम्स प्रिंसेप काइनिस के द्वारा, फ्रैंक नोटेंस्टीन के द्वारा। तो इन्होंने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी दी थी, ठीक है ना, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, जिसमें 3 स्टेजेस के बारे में 1, 2 और 3। लेकिन मोल्थस ने एस्टोन पॉपुलेशन के ऊपर कहा था, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। कंसीडर आपको स्टेटमेंट करनी है और आइडेंटिफाई राइट वन, कि अकॉर्डिंग टू द मोल्थस थ्योरी सप्लाई और जो फूड है ना ग्रेन इंक्रीज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, और जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो अर्थमेटिक में। तो कौन सा सही है, 1, 2, 3 या 4? तो भैया कोई भी सही नहीं। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मोल्थस थ्योरी सप्लाई एंड फूड ग्रेन इंक्रीज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और पॉपुलेशन ग्रो इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ना एक सही है ना 2 सही है, और ना दोनों सही है, तो सारे के सारे गलत है बच्चों की, शफल कर दिए। और ये शफलिंग आपको काफी प्रॉब्लम कर सकती है एग्जाम के अंदर, ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द, वही सेम क्वेश्चन है बट टॉपिक अलग है, कि मोल्थस सपोर्ट करते थे पॉपुलेशन कंट्रोल को टू इंश्योर बैलेंस बिटवीन द पॉपुलेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड ग्रेन्स। तो ही एडवोकेट अनएथिकल मीन्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन। तो इनमें से आपको राइट वन पहचानना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the theory that say the level of the population at which per capita income is the theory of population by the Malthus, the theory of optimum population, theory of demographic transition, और none of the above। तो इसका ए नहीं है, इसका बी आंसर,
क्या हो रहा है, गलत क्यों कर दिया मैंने यहाँ पे? एक जरा सही कर दिया। ठीक है, ये लीजिएगा। हाँ, ओके। ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये थे बच्चों आपके इस टॉपिक से रिलेटेड। और जो आपके 12th क्लास के अपकमिंग बैचेस हैं जो स्टार्ट हुए पड़े हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इको, पॉलिटिकल, हिस्ट्री और इंग्लिश को, ये सारे अवेलेबल है। जैसे ही मेरा कोर्स आएगा मैं आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, ओके। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी आइडेंटिटी। ये आपका न्यू टॉपिक है, तो ये आपका न्यू टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे आपकी कम्युनिटी आइडेंटिटी के बारे में। अब ये आपका जो है नेक्स्ट लेसन से लिया गया स्पेशली, ठीक है। तो देखते हैं भाई कम्युनिटी आइडेंटिटी क्या कहलाती है। तो आवर कम्युनिटी, जो हमारा समुदाय है, जो हमारा समुदाय है, प्रोवाइड अस लैंग्वेज, कल्चर, वैल्यू, आल्सो सपोर्ट सेल्फ आइडेंटिटी। तो बिल्कुल बात सही है कि भैया हमें लैंग्वेज जो हम बोल रहे हैं, हमारा कल्चर, हमारी वैल्यू, ये सारा सपोर्ट करता है हमारी सेल्फ आइडेंटिटी बनाने के लिए। और कम्युनिटी आइडेंटिटी जो होती है वो बेस्ड होती है बच्चों बाय बर्थ, और बिलोंगिंग करती है रादर देन ऑन सम ऑफ द एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और अकम्पलिशमेंट, माफ कीजिएगा। तो हाँ, तो देखिए कम्युनिटी आइडेंटिटी जो है वो किसी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होती, वो आपको बाय बर्थ मिलती है। डजंट मैटर कि आप किसी भी रिलीजन में पैदा हुए, आप जिस रिलीजन में पैदा है ना, आपको उसी का टैग मिल जाता है, चाहे आप हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में। और उसके अंदर कास्ट है, और कास्ट के अंदर सब कास्ट है। We don't have to anything to born into a community. हम कुछ कर ही नहीं सकते. In fact, no one has any choice to which family or community or country they are born into. और किसी के वश में नहीं है कि वो किस देश में, किस घर में, किस जगह वो पैदा होगा। जहां होगा उसे उसी कैटेगरी के टैग दे दिया जाएगा। दिस काइंड ऑफ आइडेंटिटी आर कॉल्ड अस्क्रिप्टिव। तो ये प्रदत्त कहलाती है, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस जो आपको चीज मिल रही है वो अस्क्रिप्टिव कहलाती है। That is, they are determined by the accident of birth and do not involve any choice of the part of the individual. तो इसके अंदर लोगों की राय का कोई मतलब नहीं रह जाता, जो जिस कैटेगरी में होता है उसे उसी की आइडेंटिटी मिल जाती है। तो भैया हर किसी का एक मदरलैंड होती है, टंग होती है, फैमिली होती है, फेथ होता है। दिस में नॉट नेसेसरी, और ये कोई जरूरी नहीं है, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, बट स्ट्रिक्टली ट्रू फॉर एवरी इंडिविजुअल, बट इज ट्रू इन अ जनरल सेंस। तो कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग हर किसी का एक मदरलैंड, रहने की जगह, उसकी एक भाषा, उसकी एक फैमिली, उसका एक विश्वास होता ही है सबके साथ। वी आर ऑल इक्वल कमिटेड टू लॉयल टू आवर रिस्पेक्टिव आइडेंटिटीज। तो हम बिल्कुल लॉयल है अपनी आइडेंटिटी को लेकर, बिल्कुल लॉयल हैं हम अपनी आइडेंटिटी को लेकर। भैया कैसा रहेगा जब कोई आपकी कम्युनिटी आइडेंटिटी में आपको बुरा भला कहे और आपके सेंटिमेंटल हर्ट्स करे, तो आपको बुरा तो लगेगा ना, क्योंकि भैया एक सेंसिटिव टॉपिक है, ये एक सेंसिटिव टॉपिक है। धर्म, जाति, रिलीजन, विश्वास, फेथ, रिचुअल, कस्टम्स, क्या है ये सब रिचुअल ही तो है। देखिए कॉन्फ्लिक्ट इनमें होता है कम्युनिटीज में, चाहे वो नेशन के अकॉर्डिंग हो, लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग हो, रिलीजन के हो, कास्ट के हो, रीजन के हो, क्षेत्र को। और काफी मुश्किल हो जाता है हार्ड टू डील करना। जो दोनों साइड होती है ना, वो सोचती है कि अपोजिट साइड एनिमी है, दुश्मन है, गलत है। हमारा जो कास्ट है, रिलीजन है, नेशन है, वो सही है, बट उनका ऐसा नहीं है। ऑन द अदर साइड वो भी ऐसे सोचते हैं कि हम सही है, वो गलत है। इंडिया पाकिस्तान के अंदर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है, वो हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं, उनके बारे में ऐसा सोचते हैं, ठीक है। तो ये हमें चीजें देखने को मिलती है। तो देयर इज अ टेंडेंसी टू एग्रीगेट द वर्च्यू ऑफ द वन ऑन साइड एज वेल एज द वाइस ऑफ द अदर साइड। जो पहली साइड सोच रहे थे वही दूसरी साइड सोच रहे थे, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हमें देखने को मिलता है। तो ये कम्युनिटी आइडेंटिटी होती है जो कि बाय बर्थ होती है। होप यू अंडरस्टैंड बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों डोमिनेंट कास्ट के बारे में। नेक्स्ट क्या बात करते हैं, डोमिनेंट कास्ट के बारे में। तो भैया डोमिनेंट कास्ट क्या होती है? द टर्म्स डोमिनेंट कास्ट इज यूज्ड रेफर टू अ कास्ट which wield economic, political power and occupies a fairly high position in the hierarchy. तो वो डोमिनेंट कास्ट होती है। लाइक एग्जांपल, इनके कुछ एग्जांपल कि ये साइज में बड़ी होते हैं, जैसे आपको बताया, इनके बड़ी बड़ी इनके पास लैंड्स होते हैं, और सोशली स्ट्रांग होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल की बात हो या इकोनॉमिकली। और एग्जांपल के तौर पे इन इंडिया को लाइक बिहार, यादव, बिहार के अंदर यादव ज्यादा, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती। तो ये डोमिनेंट कास्ट है बच्चों, ये डोमिनेंट कास्ट। ऐसे कर्नाटक में वोकलिंग, खासी समुदाय मेघालय में, हरियाणा में हरियाणवी,
पंजाब में पंजाबी, ठीक है, गुजरात में बोल दिया, महाराष्ट्र में मराठी हो गया, ठीक है। तो ये डोमिनेंट कास्ट होती है, तो आपको बहुत पहले से इसके बारे में पता भी होगा। आगे बात करते हैं मैट्रिलोकल और पैट्रिलोकल के बारे में, मातृतंत्र और पितृतंत्र के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंट। ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंट में क्या होता है बच्चों, अगर मैट्रिलोकल की बात होगी ना, तो इन सच अ सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी में जो न्यूली मैरिड कपल होता है वो वुमेन्स के पेरेंट्स के साथ रहते हैं, यानी कि लड़का जो घर जमाई बन के रहता है लड़की वालों के मम्मी पापा के साथ। ऑन द अदर साइड जो पैट्रिलोकल है ये बच्चों कॉमन है, आज की सोसाइटी में ये कॉमन है। इट्स मीन कि इन दिस सोसाइटी द कपल लिव विद द मेन्स पेरेंट, यानी कि शादी हुई लड़की अपना घर छोड़ती है और अपने ससुराल जाती है, ठीक है, तो ये कॉमन है। ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, विरासत के आधार पर, तो मैट्रिलोकल की जब बात आएगी मात्र वाली, तो सोसाइटी के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है ऐसे सोसाइटी में वो मदर से डॉटर की ओर ट्रांसफर होती है, उसमें बेटे का कोई काम नहीं होता। बट पैट्रिलोकल जिसका हिस्ट्री बहुत पुरानी रही है, तो इसमें प्रॉपर्टी फादर टू सन होती है, फादर टू सन होती है, ठीक है। तो ये मैट्रिलोकल एंड पैट्रिलोकल है दोनों ही टर्म्स में, चाहे वो रेसिडेंस की बात करें या फिर पैट्रिल। उसके एक बच्चों न्यू लोकल भी होता है, एक बच्चों न्यू लोकल भी होता है, मैट्रिलोकल, पैट्रिलोकल और एक न्यू लोकल। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है न्यू लोकल के अंदर, जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं ना ही वो अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, चाहे वो मेल के हो या फिर फीमेल, वो सेपरेट होके रहते हैं और ये न्यूक्लियर फैमिली को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे ये हस्बैंड वाइफ फिर उनका बेटा बेटी, खत्म, मम्मी पापा के साथ रहते हैं, वो न्यू लोकल कहलाते हैं। तो ये भी आप याद रखें, दैट्स इट, मैट्रिलोकल एंड पैट्रिलोकल। कोई मुश्किल नहीं है यार, आपने सब पढ़ रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है, लेवल। सोसाइटी के अंदर आप लेवल देखते हो, रिच क्लास, मिडिल क्लास, पुअर क्लास, तो ये है ना, हर एक फॉर्म में से यूज किया जाता है, हर एक फॉर्म में से यूज किया जाता है। जब अफ्रीका की बात होगी तो वहां पे स्ट्रेटिफिकेशन रेस को लेकर था, रंग को लेकर था, कहीं पे ब्लैक एंड व्हाइट है, तो कहीं पे प्रॉपर्टी को लेकर है, तो कहीं पे कास्ट को लेकर है। इंडिया के अंदर स्पेशली कास्ट को लेकर भी है और साथ ही संपत्ति को लेकर भी है, हर एक लेवल का हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो बात क्या की गई, द सिस्टम दैट इज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट लेवल ऑफ द बेसिस ऑफ द हाई और लो, स्मॉल और स्मॉल ग्रुप फाउंड विद द सोसाइटी इज द कॉल्ड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. In social stratification, there is a different position in different class, high, some low, some high, some very, कोई कम, कोई ज्यादा, कोई सबसे ज्यादा। और ये जो प्रसिस्ट है वो जनरेशन बाई जनरेशन चलता आता है, कोई आज का थोड़ी है, कोई एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न सभी में देखने को मिलेगा, क्योंकि भैया इसके सब बिलीफ जुड़ा है ना, लोगों का आइडियोलॉजी जुड़ी हुई है, दैट इज वाई इसे फॉलो किया जाता है, दैट इज वाई इसे फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में कि ये क्या होता है। सोसाइटी के अंदर जो हमें पार्टीशन देखने को मिलता है कैटेगरी वाइज, वो हमारा स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है और ये टाइम के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। आगे बात करते हैं बच्चों स्ट्रगल्स की, किन के, वुमेन्स के राइट्स की और उनकी इक्वालिटी की, क्योंकि यार वुमेन्स को लेकर कुछ ज़्यादा वो होता है। तो सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में अगर आप वुमेन्स के बारे में नहीं पढ़ोगे तो किस में पढ़ोगे। तो बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस बायोलॉजिकल एंड फिजिकल डिफरेंस बिटवीन द मैन एंड वुमेन, जेंडर इक्वालिटी ऑफन ट्रीटेड एज अ नेचुरल। ये माना जाता है कि बायोलॉजिकल और फिजिकल डिफरेंट होने के कारण लड़का और लड़की में तो जो जेंडर इनइक्वालिटी है, लिंग असमानता है, वो क्या नेचुरल है। बट जो स्कॉलर है वो ये कहते हैं कि ये जो इनइक्वालिटी है ना मैन और वुमेन के बीच में, वो सोशल है रादर देन नेचुरल, प्राकृतिक नहीं है, समाज के अंदर है, ये चीजें समाज के अंदर है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चों ये मान के चलो इफ मैन एंड वुमेन आर इनइक्वल ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल बेसिस ऑफ इनइक्वल है, तो देन व्हाई डू सम वुमेन रीच ऑफ द टॉप ऑफ द पोजीशन इन सोसाइटी, तो क्यों लड़कियां कुछ सोसाइटी में टॉप कर जाती है। इफ अ वुमेन बायोलॉजिकल अनफिट है तो वो क्यों फिर फैमिली को हेड करते हैं इनहेरिटेंस के तौर पे, मैट्रिलोकल में आपको बताया था ना। और हाउ डिड मटेरियल सोसाइटी लाइक अ नायर ऑफ केरला यूज्ड टू बी अ खासी एंड मेघालय स्टिल आर वर्क फॉर सेंचुरी, वो इतने सालों से कैसे काम कर रही है। हाउ मेनी वुमेन मैनेज टू बी अ सक्सेसफुल फार्मर एंड ट्रेडर सो मेनी अफ्रीकन सोसाइटी, तो वो कैसे मैनेज कर लेती है। तो देयर इन शॉर्ट बच्चों ओवरऑल नथिंग बायोलॉजिकल अबाउट द इनइक्वालिटी दैट मार्क्स द रिलेशन बिटवीन द वुमेन एंड द मैन। ये सब सोसाइटी की मनगढ़ंत कहानी है कि शादी के बाद लड़की सिर्फ घर पे ही काम करेगी, लड़का बाहर। तो ये सब ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग होती है, स्टीरियोटाइप थिंकिंग होती है। तो जेंडर इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ सोशल इनक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन लाइक अ कास्ट एंड कास्ट। तो हमें स्पेशली कास्ट और क्लास में ये सब चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हम पढ़ते हैं हमारा वो है
कॉम्युनलिज्म, होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, ये टॉपिक्स की अच्छे से क्लियर भी हो रहेंगे तो आपके लिए अच्छा। A strong sense of loyalty, a strong sense of loyalty to the interest of the particular group, like a religion and ethnic, rather than to society as a whole, which can lead to extreme behavior or violence toward other. तो जब लोग अपने रिलीजन से, अपनी कास्ट से, अपने रीति रिवाजों से प्यार करने लगते हैं और दूसरों को वो ऐसा मानते हैं कि हम सुपीरियर हैं, हमसे बढ़िया कोई है नहीं, और ये बहुत गलत है, ये दूसरी जो कास्ट है, रिलीजन है, वो बहुत गलत है, तो वो कम्युनलिज्म जैसी फीलिंग्स को बढ़ावा देते हैं, कम्युनलिज्म। और ये सोसाइटी के लिए, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसकी वजह से राइट्स हो जाती है, लोगों के बीच में इनइक्वालिटीज आ जाती हैं, कट के रहने लग जाते हैं सोसाइटी से। तो इन सब का रीजन है क्या आखिरकार? तो इन सब का रीजन है बच्चों, इंडिया के अंदर कम्युनलिज्म काफी पीक लेवल पे देखने को मिलता है। एक तो इंडिया डाइवर्स कंट्री है, अदर रिलीजन यहाँ पर इन्वॉल्व है, कास्ट इन्वॉल्व है, लैंग्वेजेस इन्वॉल्व है, ऊंच नीच इन्वॉल्व है, तो दैट इज वाई कम्युनलिज्म जो है ना वो आ ही जाता है। इसके कुछ रीजन है जो कि गड़े हैं, जैसे ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, जब उन्होंने हमें कॉलोनाइज बना रखा था, साम्य साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद, तो उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो हिंदू मुस्लिम के बीच में और राज करो, उनको लड़ाई रखो। तो इसे दोनों रिवाइवल्स बन गए दोनों। राइज ऑफ कम्युनल एंड फंडामेंटल पार्टी, तो कुछ ऐसी पार्टियां भी आई जिन्होंने स्पेशल एक ग्रुप को टारगेट किया और दूसरे ग्रुप के खिलाफ नफरतें फैलाई। A common and destroyed view of the Indian history taught in the school and colleges play a major role of rise and growth of communal feeling among the masses. तो जो बच्चे, उनको जब बताया जाता है, बच्चों को जब बताया जाता है कि ये राइट्स हुए थे, तो उनके मन में भी कुछ ना कुछ कहानियां बन जाती हैं। और यहाँ पर डिपेंड करता है कि बच्चों से समझ कैसे रहा है या फिर समझाने वालों से कैसे समझा रहा है। वो चीजें हिस्ट्री में थी, आज अब प्रेजेंट में जी रहे हो, तो ये फीलिंग्स को लाना, उस समय एजुकेशन इतना नहीं था, राजा और महाराजा जैसा काल था, तो ऐसे कंपेयर करके बच्चों को बताया जाता है कि आज का जो मॉडर्न एरिया है वो एंशिएंट टाइम से बहुत डिफरेंट है। उस जैसी थिंकिंग आज के मॉडर्न एरिया में लाओगे तो ऐसे कैसे चलेगा बच्चों? तो ये चीज मैटर करती है, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस है, कुछ रीजन है कम्युनलिज्म के ग्रो पाने के। कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहे हैं हमारे इन कम्युनिज्म वायलेंस को बढ़ावाने, लाइक पॉलिटिक्स। यार विदाउट पॉलिटिक्स तो ये फैलता ही नहीं है, सारा जो है ये जो नेता लीडर्स होते हैं, अलग अलग तरीके की कहानियां अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चमकाने के लिए करते रहते हैं, पूरी हमारे एंशिएंट टाइम से यही चलता आ रहा है। कम्युनल राइट्स भी कहीं ना कहीं छाप छोड़ जाते हैं, लोगों के अंदर दोबारा से फीलिंग जगा देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, जब जब कभी ऐसी चीजें होती है, जब एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाता है, तो दैट्स वाई कुछ ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल, लोगों के दिमाग के अंदर इतना नफरतें पैदा की जाती है कि बस सामने आ जाए कि वो खत्म कर दें, और रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया का रोल और सोशल मीडिया का रोल आज के समय बहुत ज्यादा होता है कम्युनलिज्म राइट्स फैलाने में, वायलेंस फैलाने में, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, ठीक है, ये कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कम्युनलिज्म को फैलाने में, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक है राइट टू इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये क्या है, एक एक्ट था जो कि 2005 में आया था। तो ये क्या था कि एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर सेटिंग आउट द प्रैक्टिकल रिजमाइन ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन फॉर सिटीजन। तो पॉलिटिक्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए बच्चों ये राइट टू एक्ट लाया गया था, ताकि जो नॉर्मल पीपल है, गवर्नमेंट क्या काम कर रही है वो उनके आराम से उनसे पूछताछ कर सके। राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना करेगा, हमें इन्फॉर्मेशन लेने का राइट है। टू सिक्योर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, कि भैया हमारा जो पब्लिक वेलफेयर का फंड आता है, कहीं आप धोखा तो नहीं कर रहे हो, तो उसकी सारी जानकारी गवर्नमेंट देती है अगर आप उनसे पूछते हो। तो इन ऑर्डर टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ द एवरी पीपल अथॉरिटी, तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट था। लोग आज भी आरटीआई लगाते हैं, आप भी लगा सकते हो, 30 डेज के अंदर आपको उसका आंसर भी मिल जाता है कि इस कोविड एरा के अंदर कितना खर्च हुआ वैक्सीनेशन पे वगैरह, सारी चीजें आपको किसी की भी लोग अपनी वैकेंसी के लिए कि कितने लोगों ने फिल किया है उनको सब पता चल जाता है। आरटीआई लगा के देखो, आप नेट पे जाइए, लगे, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक, तो ये आपके टॉपिक थे बच्चों, ठीक है। हमने कितने टॉपिक कवर किए बच्चों, हमने कितने टॉपिक कवर किए? ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको डेमोग्राफी का मतलब बताया था, ये सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, लैटिन लैंग्वेज का था, 2 वर्ड से निकला था, मीनिंग था डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल। तो इसके अंदर ट्रेंड्स और प्रोसेस की बात की जाती है। ट्रेंड्स मैंने आपको बताए थे, जो पॉपुलेशन में चेंजेस आता है, लाइक बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, और कुछ स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन लाइक का सेक्स रेशियो वगैरह।
टाइप्स बताई थी, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल जो होती है क्वांटिटी होती है, सोशल जो एस्पेक्ट होती है यानी कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सारे। उसके बाद थ्योरी बताई थी फेमस जनर की जो कि थॉमस रॉबर्ट मोल्थस थे, जो कि एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स थे और ये एज अ रिक्रूटर थे इंडियन सिविल सर्विस में, ठीक है, प्रोफेसर थे। और इन्होंने अपनी थ्योरी एस्टिमेट पॉपुलेशन 70-88 में दी थी। इन्होंने बताया था टू टाइप्स को, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक। ज्योमेट्रिक में ये कहते थे, वो ज्योमेट्रिक के अंदर ये कहते थे कि पॉपुलेशन जो राइज हो रही है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो रही है, जिसमें जो डेटा है वो काफी डबल एक्स होता जा रहा है, 2 4 6 6 मतलब ऐसे। और वो चाहते थे कि ऐसी जो ग्रोथ है ना एग्रीकल्चर में होनी चाहिए, बट एग्रीकल्चर में कैसे हो रही थी, अर्थमेटिक, ओनली 2 का डिफरेंट मान के चलो, स्टेबल थी इसके अंदर, ठीक है। तो इस वजह से वो बोलते थे कि हमेशा इंसान गरीब रहेंगे, पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, क्योंकि इक्वल नहीं ला पा रहे। इसलिए उन्होंने इक्वल लाने के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कुछ सजेशन दिए, एक प्रिवेंटिव एक पॉजिटिव। प्रिवेंटिव में कहा कि भैया अर्ली एज में शादी मत करो, सेक्सुअल रिलेशन के ऊपर अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखो, लिमिटेशन बनाए रखो, सेलिब्रेसी को फॉलो करो। पॉजिटिव में उन्होंने डिजास्टर से कुछ एग्जांपल दिए, फेमाइन, फेमिन हो गया, पैंडेमिक हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फ्लडिंग हो गया, वगैरह वगैरह। इन सबसे लोगों की जाने जाती है और दैट्स वाई की पॉपुलेशन कंट्रोल में आ सकती है। जीता जाता उदाहरण कोविड-19। क्रिटिसाइज किया गया था कि भैया इनकी जो थ्योरी थी वो गलत इसलिए है क्योंकि लिबरल मार्क्सिस्ट द्वारा ये कहा गया था कि गरीबी कारण नहीं है, कारण है जो अनइक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ पड़ा है इकोनॉमिक रिसोर्सेज का, रिच को ज्यादा, पुअर को कम। जो माइनॉरिटी क्लास है लग्जरी लाइफ जीती है, जो मेजोरिटी क्लास है वो पुअर में, पॉवर्टी में जी रही है, ठीक है। इस वजह से इनकी थ्योरी को गलत साबित कर दिया गया। बताया था कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है कि जब इंडिविजुअल की नंबरिंग बढ़ती रहती है वो ग्रोथ होती है। कुछ रीजन होते हैं इनके, लाइक लोग अपने ओल्ड आइडिया कल्चर को अपनाए रखते हैं, अर्ली मैरिज करना, पॉवर्टी, इलीगल माइग्रेंट और इलिटरेसी, ये कुछ रीजन थे जिनकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलती है। एग्जाम्पल 2011 के अंदर 121 करोड़, 135 करोड़, अब 2021 में एक्चुअल डेटा आ जाएगा आपका क्योंकि अभी सेंसस चल ही रही है। थॉमस, इसके कुछ एमसीक्यू आपसे पूछे थे इन सभी से कि इनकी जो थ्योरी थी वो इनका टाइटल क्या था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट था, एस्टिमेट पॉपुलेशन। बी में पॉजिटिव चेक्स का एग्जांपल पूछा था, तो वॉरफेयर, फेमाइन और डिसीज, सारे आंसर ठीक थे। प्रिवेंटिव का पूछा था तो ऑप्शन नंबर सी, सेलिबसी। ऑथर ऑफ द बुक प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, तो इसको मोल्थस ही थे। इनके स्टेटमेंट के बारे में पूछा था तो इधर शफलिंग हुई पड़ी थी क्योंकि अर्थमेटिक यहाँ था और ज्योमेट्रिक यहाँ था, तो इस वजह से सारे गलत, ऑप्शन डी सही। अगला पूछा था तो अनएथिकल बताया था उन्होंने, ऑप्शन बी सही। लेवल ऑफ पॉपुलेशन पर कैपिटल इनकम मैक्सिमम इज, तो थ्योरी ऑफ ऑप्टिकम में था, ठीक है। तो ये सारे आपके थे। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था कम्युनिटी आइडेंटिटी, जो कि आपकी बाय बर्थ होती है और इसे हम अस्क्रिप्टिव की कैटेगरी में रखते हैं, जो विदाउट प्रैक्टिस हमें मिल जाती है, ठीक है ना, विदाउट हमारी क्वालिफिकेशन के। तो हर किसी का लैंड टाइम सब कुछ होती है भैया, और हर किसी के सेंटिमेंट जुड़े होते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं। जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, चाहे वो नेशन के हो, लैंग्वेज के हो, रिलीजन के हो, कास्ट के, तो वे दोनों साइड एक दूसरे को क्या कहते हैं, हेटेड करने लग जाती है, एनिमी मानती है, और हार्ड टू डील होता है इन्हें कवर करना। उसके बाद डोमिनेंट कास्ट के बारे में पूछा था, वो कास्ट जो कि इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली काफी स्ट्रांग होती है, ये साइज में बड़ी होती है, बड़ी बड़ी इनके पास लैंड्स होती हैं, सोशली स्ट्रांग होते हैं। कुछ एग्जांपल दिए थे, बिहार का यादव, महाराष्ट्र के अंदर मराठी, गुजरात में गुजराती, और कर्नाटका में वोकलिंग, हरियाणा में जाट, पंजाब में पंजाबी, वगैरह वगैरह। मैट्रीलोकल, पैट्रीलोकल के बारे में बताया था। रेसिडेंस के भी आप पे 2 टाइप्स के होते हैं, एक मैट्रीलोकल में जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं वो वुमेन्स के पेरेंट के साथ रहते हैं, यानी कि लड़का घर जमाई बन के रहता है। पैट्रीलोकल जो कॉमन कल्चर में यूज किया जाता है, जिसमें लड़की अपनी शादी के बाद अपना घर छोड़ देती है और लड़के के घर वालों के साथ रहती है। इनहेरिटेंस के बेस पे, संपत्ति के आधार पे 2 टाइप सेम है मैट्रीलोकल। इसके अंदर प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर की जाती है मम्मी से बेटी की ओर की जाती है, लड़के का रोल नहीं होता। ऑन द अदर साइड जो काफी पॉपुलर रही एंशियंट टाइम में पैट्रीलोकल, तो इसमें सोसाइटी जो होती है वो पास की जाती है मदर फादर टू सन, यानी कि पितृ वाली, ठीक है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में बताया था कि हर एक सोसाइटी के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है, फॉर्म भी उसके अलग अलग होते हैं। मैंने को रेस के अकॉर्डिंग बताया था, कास्ट के, क्लास के, सभी के अकॉर्डिंग, काला गोरा, लंबा छोटा, मोटा पतला, अमीर गरीब, मीडियम, सब, ये स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रगल बताए थे वुमेन की इक्वालिटी और राइट्स को लेके, पहले कहा जाता था कि ये नेचुरल है, बट ये क्या है, सोशली है। अगर ये सारी चीजें होती तो फिर क्यों जो गर्ल्स है वो टॉप पोजीशन पे आ पाती। इतने सारे एग्जांपल नायर का और खासी मेघालय के अंदर, और फार्मर वो फार्मिंग भी कर सकती है, ये सारे एग्जांपल हमने दिए। कॉम्युनलिज्म के बारे में बताया था कि जहाँ पर सिर्फ वन साइडेड होता है, जो अपने को सुपीरियर मानते हैं दूसरे को नफरत फैलाते हैं। रीजन बताए थे इनके,
तो अंग्रेजों से शुरुआत हुई थी, इंडो मुस्लिम करना वगैरह। कुछ फैक्टर बताए थे, पॉलिटिक्स हो गया, हिस्ट्री ऑफ कम्युनल लाइफ हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर हो गया, साइकोलॉजिकल फैक्टर, रोल ऑफ मीडिया और सोशल मीडिया, ये सारे फैक्टर। राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसमें 30 डेज के अंदर आप कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में जान सकते हो, कुछ भी चीज़ें जान सकते हो जो दायरे में आती है आरटीआई के। ये 2005 का एक्ट था और बहुत अच्छा था, और आज भी इसे लोग यूज करते रहते हैं डिफरेंट कैटेगरी में। तो ये सभी हमारे टॉपिक थे क्लास 12 सोशियोलॉजी से रिलेटेड। ऑल्सो कि आपको ऐसी वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट करके अपना फीडबैक दे देना कि सर ऐसी वीडियो और लाइएगा, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे टर्म 1 की तैयारी और अच्छे तरीके से हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही आप एमआरजे वाला टेस्ट जरूर देते रहिएगा ऐप पर। और ऑल्सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मुझे अनअकैडमी के ऐप पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि वहाँ पर भी मैं आपकी स्पेशल क्लासेस लेता हूँ बच्चे। वहाँ पे स्पेशल क्लासेस लेने का मतलब है कि आपको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मिलती है, कि और आप अच्छे तरीके से सीखते हो, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। यूज दिस कोड, अनलॉक योर ऑल फ्री क्लासेस ओनली वन टाइम। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरी प्रोफाइल का, जाइए फॉलो कीजिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप बस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। याद रखना, टर्म 1 की जो तैयारी है वो नेक्स्ट लेवल की आपकी चल रही है। आप कनेक्टेड रहिएगा, डेली 7 PM यहाँ पर क्लास होती है, TTS 11th, और 7 PM ही 12th क्लास MW। बट जो ऐप पर क्लास जब मर्जी हो जाती है, 3 घंटे का गैप होता है उसमें, 3 घंटे के गैप के बाद ही दूसरी क्लास आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, सभी चीज़ें आप ही के बेनिफिट के लिए, सारा कंटेंट फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि PDF में वहाँ पर भी आपके लिए अपलोड कर दूंगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहें, पढ़ते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। एंड यस, अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट।